हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी साइंस। मैं प्रफुल्ल महाजन आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी मेरी सभी की लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक, और आज इस टॉपिक में, आज के सब्जेक्ट में, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में हम पढ़ने वाले हैं स्टीम जनरेटर के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से और पूरा अंत तक के वीडियो को देखिएगा और डेफिनेट है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको काफी सारी नई नई चीजें पता चलेगी और साथ ही साथ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और बात भी, आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग घर में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपने बड़ों का अच्छे तरीके से ख्याल रख ले होंगे और साथ ही साथ जो मुश्किल की घड़ी है और जो घर में रहने का समय जो मिला है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या है आज का टॉपिक। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे दिखाए अनुसार ये है आपकी जो यूनिट दिख रही है, ये पूरी कंप्लीट आपकी कहलाती है स्टीम पावर प्लांट यूनिट। ठीक है, जहां पर कि आपकी पावर जनरेट की जाती है एज अ स्टीम के थ्रू। ठीक, जैसे कि आपको अलग अलग कंपोनेंट दिख रहे, टरबाइंस है, जनरेटर है, चैम्बर्स है, रिजर्वायर्स है ना, और कंडेंसर है, स्टीम जनरेटर है, पंप है, कंट्रोल रॉड्स है। ये सारी की सारी यूनिट आपकी मिला करके एक पावर प्लांट सिस्टम को तैयार करती है। तो चलिए आज हम इस पावर प्लांट को डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से इसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या वर्क करते हैं, इनका खुद का अपना क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, थोड़ा हम वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले लेक्चर में ये देख लेते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्टीम जनरेटर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा मेन फोकस होगा कि हम अच्छे से समझ लें कि स्टीम जनरेटर क्या होता है, क्योंकि आप कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठते हैं या किसी इंटरव्यू को देने जाते हैं तो वो अंदर की बहुत सारी चीजें पूछे बिना सबसे पहले उसका पॉइंट, मतलब मकसद रहता है, जो आपका एग्जामिनर रहता है कि वो आपको स्टार्टिंग की चीजें पूछे। अगर आपको वो समझता है कि अगर आप स्टार्टिंग की चीजों में आपकी अच्छी पकड़ होगी तो ऑटोमेटिक अंदर की चीजें आपने काफी अच्छे तरीके से समझी होगी। और बेसिकली एक फंडा ही है कि अगर आप चीजों को, उसके मेन चीजों को अगर पकड़ लेते हैं तो आपको उससे रिलेटेड जितनी भी अंदर की चीजें हैं उसको भी आप आसानी से अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। कि स्टार्टिंग की जो यूनिट है, जो आपका जो मेन टॉपिक है, वो अगर समझ आ गया तो अंदर की चीजें इजीली वो समझ आ जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो स्टीम जनरेटर है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि उसके वर्किंग प्रेशर के अकॉर्डिंग जो होंगे। साथ ही साथ आज हम पढ़ने वाले हैं एसेसरीज क्या होती है, सुपर हीटर क्या होते हैं, आपके इकोनोमाइजर, ये एसेसरीज है। बॉयलर आप जैसे यूज करते हैं तो बॉयलर के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसमें जो लगने वाले अलग अलग कंपोनेंट है, जैसे कि हम एसेसरीज, माउंटिंग, ये सब कहते हैं, इनके अलग अलग के फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ प्लेस होती है इसके बारे में पढ़ते हैं आप। साथ ही साथ इक्विपमेंट्स, सुपर हीटर, कंट्रोल मेथड, पोलराइज्ड फ्यूल नेसेसिटी, स्टोरिंग सिस्टम, ठीक है, हाई प्रेशर बॉयलर इन मॉडर्न स्टीम, ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है, काफी कुछ तरह के आपके बॉयलर्स के नेम दिए, जैसे वेलॉक्स, बेंसन, लॉमोंट, लैफरल, हाई प्रेशर बॉयलर, ये सारे आपके बॉयलर्स को आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम, जैसे कि स्टार्टिंग में आपको दिया है स्टीम जनरेटर, तो पहले ही वर्ड को लेकर चलते हैं। भाई आप भी, जो आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो उसके स्टार्टिंग में जो यूनिट का नाम दिया रहता है उसी सब्जेक्ट को एकदम एक सिरे से पकड़िए और उसको जानिए, समझिए, तो वो टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, समझ भी आएगा और आप उसे आसानी से एग्जाम में लिख भी सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या है स्टीम जनरेटर। तो स्टीम की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपने स्टीम नाम काफी बार सुना होगा। स्टीम इज एन इनविजिबल गैस दैट्स जनरेटेड बाय द हीटिंग वाटर टू अ टेम्परेचर दैट ब्रिंग इट टू द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कहा है इसमें कि स्टीम अगर आप देखिए तो आप स्टीम को आंखों से देख नहीं सकते, एक इनविजिबल गैस है। ठीक है, दैट्स जनरेटेड मतलब वो कैसे जनरेट होती है कि वाटर को आप हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, ठीक है, हाई उसके बॉइलिंग पॉइंट तक के, तब जाकर के स्टीम का निर्माण होता है। तो इस तरीके से समझा हमने कि स्टीम अदृश्य है और साथ ही साथ वाटर को बॉइलिंग पॉइंट पे उसके जो उसका जो क्वथनांक बिंदु होता है वहां तक उसको जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद में जो हमें एक अलग स्टेट फॉर्म हमें जो प्राप्त होता है
उस वाटर का, वो आपकी कहलाती है स्टीम कहलाती है। ठीक है, आगे अगर हम देखें, when this happens water changes its physical state and vaporized turning from a liquid into gas। आप जब इसमें कहा है कंटिन्यूअसली किसी चैम्बर में रखे हुए वाटर को, कंटेनर में वाटर रखा हुआ है, उसको आप कंटिन्यूअस हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और उस हीट को लेकर के जब वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आती है, बॉइलिंग पॉइंट पर आने के बाद वो अपनी स्टेट चेंज कर देती है। मान लीजिए जैसे उसकी लिक्विड स्टेट थी, या मान लीजिए आपने बर्फ रखा था, तो बर्फ को अगर आपने एक ज्यादा टेम्परेचर वाले फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया तो आप देखिए कि वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। इट मीन्स कि उसने अपनी स्टेट चेंज कर दिया, पहले वो सॉलिड फॉर्म में था और अब वो कौन से लिक्विड फॉर्म में आ गया। सेम लिक्विड फॉर्म को हमने जब कंटिन्यूअसली टेम्परेचर दिया, गर्म किया, तो गर्म करने के बाद में वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस गैसेस फॉर्म इज कॉल्ड स्टीम। ठीक है, चलिए आगे देखें। ये आपको कंप्लीट एक स्टीम यूनिट का जो फंक्शन है, ये बॉयलर का सारे कंपोनेंट्स दिखाया है कि इस तरीके से आपके एक बॉयलर में जो आपको बाहर से इतना बड़ा बॉडी पैक दिखती है सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप में, उसमें अंदर में क्या क्या चीजें होती है, किस तरह से वो फंक्शन करता है, वो आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन की सबसे पहले बात करें तो हम देखेंगे इसमें प्रिंसिपल ऑफ स्टीम जनरेटर्स, मतलब भाई आपकी कोई भी चीज हो वो कार्य करती है तो वो किसी न किसी प्रिंसिपल के ऊपर ही आधारित होती है ना। तो जो स्टीम बनने का जो सिद्धांत है ना, या स्टीम जनरेटर का क्या सिद्धांत है, उसे आज हम समझेंगे कि क्या होता है स्टीम जनरेटर का सिद्धांत। तो जैसे हम देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझा है, ये आपकी स्टीम जनरेटिंग यूनिट है जिसे कि हम बॉयलर कहते हैं। ठीक, देखिए जैसे इसमें कहा है, द फ्लूइड कंटेन्स इन द boiler called cell and thermal energy released during the combustion of fuel, which may be solid, liquid or gases, is transformed to water and this converts water into steam at the desired temperature and pressure। इसमें कहा है जब आप फ्लूइड होता है, फ्लूइड को आप किसी बॉयलर की शेल में, है ना, जो कंटेन्स इन द बॉयलर कॉल्ड सेल, मतलब जब ये आपका इस तरह के जो आपकी बॉडी दिखती है, ये कहलाती है आपकी बॉयलर का शेल, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे हम थर्मल एनर्जी रिलीज करते हैं, भी आपने जब हीट प्रोवाइड किया तो उससे एक एनर्जी निकली, कोयले का दहन किया, तो कोयले के दहन से आपने कोई भी फ्यूल लिया हो तो उसके दहन से आपकी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस, उसके कंबशन से, उसको जलाने से, है ना। तो उसने क्या किया, वो आपका भाई जो आपने कंबशन के लिए जो भी चीजें लिया, वो जरूरी नहीं है कि आप उसमें सिर्फ कोयला ले, वो आपका डीजल भी हो सकता है, लिक्विड भी फॉर्म हो सकता है ना, तो कोई भी फॉर्म हो सकता है, या गैसेस फॉर्म भी हो सकता है। आप गर्म करने के लिए आप गैस का भी हो सकता है यूज करें जिससे, तो उसमें बात किया है। तो उसने कहा है कि वो जब गर्म होता है, जब आपने अलग अलग स्टेट से जो आपके पास फ्यूल अवेलेबल था उसको बर्न करके आपने जलाया, और जलाने के बाद में जब उससे जो थर्मल एनर्जी रिलीज हुई, उसको क्या किया, काम किया कि उससे वाटर को ट्रांसफर किया, वाटर ट्रांसफर होने से वो वाटर ने एब्जॉर्ब किया और उसको बॉइलिंग पॉइंट तक वो पहुंचा आपने, और उसके बाद में उसने अपनी स्टेट चेंज कर दिया। और इस टेम्परेचर और प्रेशर के कारण भाई आपने साथ ही साथ इसमें प्रेशर भी क्रिएट किया था, जो आपका एक बॉयलर शेल था, है ना। तो इसमें आप ऐसा इसका कंस्ट्रक्शन करते कि इसमें एक निश्चित प्रेशर बना रहे, है ना, दाब बना रहे। तो यही आप निश्चित ताप और दाब पर जब इस तरह से आप एक वर्क करते हैं तो आपको स्टीम मिलती है। वाटर को जब निश्चित ताप और दाब पर एक बॉडी के अंदर, आप एक यूनिट के अंदर जब इस तरह से वर्क किया जाता है, तब जाकर के आपको स्टीम प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है स्टीम आउटलेट, मतलब अगर ज्यादा स्टीम हो जाती है तो यहाँ से ये स्टीम बाहर निकलती है, या फिर आप जब आपकी स्टीम बन गई है तो उसको जब आपको बाहर यूज के लिए लेना है तो आप इस चैम्बर से स्टीम ले लेते हैं। इसका एक चैम्बर बना हुआ है इनलेट वाटर के लिए, जो आपका बॉयलर शेल है, इसमें वाटर को इनलेट होने के लिए ये पोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपका फ्यूल जाता है, फ्यूल आप यहाँ से सप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ आप जैसे देख रहे हैं ये वाटर ट्यूब्स लगे हुए हैं। ठीक, तो ये वाटर ट्यूब्स में आपका ये वाटर यहाँ पे सर्कुलेट होता रहता है। अब यहाँ से जैसे आपने इसको अपने फ्यूल को बर्न किया, जलाया, तो जलने से यहाँ पे थर्मल एनर्जी रिलीज हुई और वो जाकर के ट्यूब में उसको अवशोषित किया, और ट्यूब में जो वाटर रहता है, अब भी आप जानते हैं वाटर जब गर्म होता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो वो हल्का हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है, और यहाँ जाकर के जैसे आपका रेड कलर से दिख रहा है, ये आपकी बनी हुई स्टीम है, हल्की होने के बाद में ये ऊपर जा रही है, यहाँ से आप इसको आउटलेट के थ्रू आप बाहर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप एक कंप्लीट जो आपकी स्टीम जनरेटर सिस्टम है, यूनिट है, उसमें किस तरीके से वर्क होता है, किस तरीके से इसका फंक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमने ये तो जान लिया कि स्टीम क्या होती है। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज अ बॉयलर। भाई बॉयलर हमने, जैसे कि आपने इस टॉपिक को स्टीम जनरेटर की अगर बात किया तो स्टीम जनरेटर का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से आशय है आपके बॉयलर से। ठीक, तो बॉयलर की अगर हम बात करें तो बॉयलर आपके कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ये एक मूवेबल बॉयलर है, ठीक है। जैसे आप ट्रेन में आपने देखा होगा कुल्लू मनाली साइड शायद अभी भी इस तरह की ट्रेनिंग चलती है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो जेम्स वॉट थे उनके द्वारा ये बॉयलर बनाया गया था। तो ये बॉयलर है आपका, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है बॉयलर। बॉयलर इज द इनक्लोज्ड vessels that provides a means for combustion heat to be transferred to water until it become heated water or steam। मतलब इसमें कहा है कि ये जो आपका बॉयलर जो सिस्टम होता है, एक ये क्लोज विजल होता है, मतलब एक सिलेंड्रिकल बॉडी बोल सकते हैं जो कि पूरी तरह से क्लोज होती है, ठीक है। ऐसे बताया है कि होता क्या है कि जब नीचे फ्यूल का जो होता है कंबशन करते हैं तो वहां से हीट प्रोवाइड होती है और वो हीट ट्रांसफर होकर जाती है आपके बॉयलर में और वाटर से गेन करता है, अवशोषित करता है और वो स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जैसे कि आपको एक तरह की भाप मिलती है स्टीम, जैसे हमने बोला वो। तो ये कंप्लीट यूनिट ये हो गया आपके बॉयलर का फंक्शन, या ये इसे आप कहते हैं बॉयलर कहते हैं। आगे अगर हम देखें, वी कैन से दैट जनरेटर्स और बॉयलर्स यूज हीट टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस और एप्लीकेशन। मतलब इसमें कहा है कि भाई जैसे हमने देखा वीकेंड से हम लोग ये भी कर सकते हैं कि स्टीम जनरेटर्स और बॉयलर्स, मतलब स्टीम जनरेटर या फिर कहे आप बॉयलर्स एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें हीट के थ्रू वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और जो आपकी स्टीम मिले उसको वे बहुत सारे अलग अलग पर्पस, जो आपकी वेराइटीज पर्पस होती है, आपके कई तरह के आप अपने आपके उद्देश्य होते हैं कि आप उसके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो या किसी मशीन को चला रहे हो या और जिस भी एप्लीकेशन जो उसको अपने उपयोग में लाना चाह रहे हैं तो उस बेसिस पे आप अलग अलग उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने जान लिया इसमें कि आपकी स्टीम क्या होती है। देन आगे हमने जान लिया अभी कि बॉयलर क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टीम तो बना लिया अभी हमने, बॉयलर भी देख लिया। अब स्टीम के यूज क्या होगी हम पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा है ये एक सिंपल सा मॉडल है, इसमें आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल वे में कि इसमें आपने नीचे तक हीट प्रोवाइड किया, एक आपकी गोल तरह की बॉडी है। जैसे ही ये आप अगर इससे हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, तो ये जैसे हीट जनरेट होती है इससे, तो ये जो आपका सर्कुलर शेप में जो बॉल रखा हुआ है ये गोल गोल घूमने लगता है, कंटिन्यूअसली ऐसा गोल गोल घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से निकल रही, इसका हमने ओपन जो रखा है माउथ ऊपर की तरफ रखा है और इस साइड वाले चैम्बर में नीचे की तरफ रखा है। अब जैसे देखिए आपकी जैसे स्टीम निकलती है तो ये इधर इसको प्रेशर करती है, क्योंकि देखिए आपने घर में भी देखा होगा जब आप चावल या जब भी कोई डिश बनाते खाना बनाते हैं तो उसमें देखिएगा ऑटोमेटिकली प्लेट ढकी हुई रहती है। जैसे ही वो अपने एक निश्चित टेम्परेचर पे आता है तो उस प्लेट को ढकेल देता है। तो सेम वैसे ही ये जो स्टीम होती है इसको ऊपर की तरफ ढकेलती है और ये स्टीम इसको नीचे की तरफ ढकेलती है। अभी जैसे आपने टॉर्क पढ़ा होगा तो दो साइड में अपोजिट में लगते हैं तो वो कंटिन्यूअसली फिर वो इधर ये घुमा इसने इसको घुमाया तो ये एक गोल 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 सर्कुलर मोशन में घूमने लगते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि पावर जनरेशन जो आपके होते हैं अगर उसके हम यूज के देखें तो हीटिंग द इंडस्ट्रियल, हीटिंग द रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स इन कोल्ड वेदर कंट्रीज। मतलब जो आपकी अगर कोल्ड वेदर कंट्रीज में देखें जहाँ ठंडे स्थान होते हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं, तो वहां पर स्टीम का जो यूज किया जाता है अपने रेसिडेंशियल एरिया को गर्म करने के लिए भी किया जाता है। मतलब जहां उनके रहवास स्थान होते हैं, जहां वो रहते हैं, उसको वो गर्म करने के लिए भी आप जो स्टीम होती है, भाप होती है, उसका यूज किया जाता है, ठीक। अगर आगे देखें हम तो अदर इंडस्ट्रियल यूजेस एग्जांपल, मतलब और भी जो इंडस्ट्रियल यूजेस है उसमें भी हम उपयोग में लाते हैं। जैसे शुगर इंडस्ट्रीज की बात करें वहां भी हम यूज करते हैं एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में देखिए वहां भी हम स्टीम का यूज करते हैं। जैसे आपने भोपाल की त्रासदी वाली अगर मूवी किसी ने देखा होगा तो उसमें भी ये दिखाया है कि भाई किस तरह से वहां पे बॉयलर स्टीम का यूज किया जाता है और उसी मिस्टेक के कारण वो बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, ठीक है। बॉयलर्स का भी उसमें मतलब कुछ लीकेज हो गया था, वहां पे केमिकल में पानी मिक्सअप हो गया था जो कि मिलना नहीं चाहिए था और वहां पे एक अलग ही केमिकल रिएक्शन हो गई जिससे कि वहां पे इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, ठीक। पावर जनरेशन में जैसे हमने स्टार्टिंग में पहला पॉइंट पे देखा कि पावर जनरेशन में भी आप जो स्टीम का है वो यूज करते हैं। भी पावर जो आपके पावर सिस्टम होते हैं जैसे अलग अलग, जैसे आप अडानी वगैरह को देखिए, आप नजदीकी लीजिए, यहाँ क्या किया जाता है कि वाटर के थ्रू वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है।
आगे देखिए, इन एग्रीकल्चर में भी हम यूज करते हैं, जो सॉइल जो स्टेराइजेशन प्रोसेस होती है उसमें भी आप जो आपकी स्टीम का यूज करते हैं। फिफ्थ का अगर देखिए, वुड बेंडिंग, किलिंग इंसेक्ट एंड इंक्रीजिंग प्लास्टिसिटी, इस चीजों के लिए भी आप किसका यूज करते हैं, स्टीम का यूज करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है सॉइल स्टेराइजिंग क्या होता है, राइजेशन क्या होता है, ये आप बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बॉयलर, मतलब एक अच्छे बॉयलर की क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसे भी हम जान लेते हैं। ठीक, हमने यूज तो देख लिया, स्टीम बना भी लिया, किससे बनती है वो भी देख लिया। अब देखते हैं कि भाई आपने जब स्टीम बना लिया तो उसमें क्या क्या गुणधर्म होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए जिसको कि हम उसमें यूज में ले सके। ठीक है, तो वो क्वालिटी आज हम यहाँ देखने वाले हैं। तो जैसे देखिए आप, द बॉयलर शुड हैव मैक्सिमम स्टीम जनरेटर रेट विद मिनिमम फ्यूल कंजप्शन, मतलब बॉयलर आपका ऐसा होना चाहिए जो कि कम ऊर्जा लेकर भी अधिक से अधिक आपको स्टीम दे। ठीक है, अच्छी ज्यादा से ज्यादा स्टीम जनरेट करके दे, है ना। कई बार होता है कि भाई हम मतलब एक तरह से एक वर्ड में कहा जाए तो हम इनपुट कम करें और हमको आउटपुट ज्यादा मिले, तो इस तरह से आपका जो बॉयलर होना चाहिए वो होना चाहिए। अब ऐसा तो होता नहीं, लेकिन आइडियल कंडीशन है ये। लेकिन फिर भी अगर हम जितना उसको फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी तुलना में आपको अच्छी क्वांटिटी में स्टीम मिलनी चाहिए। ये आपके अच्छे बॉयलर की विशेषता होती है, जो पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें, इट कैन बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड क्विकली, मतलब ये जो बॉयलर जो ये पूरी यूनिट है, जब भी आप इसे यूज में ले रहे हैं, यहाँ पे जब आप स्टीम जनरेट करते हैं तो इसका कंस्ट्रक्शन या फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि आप इसे जल्दी चालू कर सके और जल्दी भी बंद कर सके। मतलब काफी समय नहीं लगना चाहिए, भी घंटा भर लग रहा है इसे स्टडी करने में और बंद होने में फिर घंटा भर लग रहा है, तो ये इतना समय नहीं लगना चाहिए। एकदम क्विकली ये चीजें स्टार्ट हो जाना चाहिए और जब आप बंद भी करना चाहिए तो बंद भी हो जाना चाहिए। ये दूसरी विशेषता है आपकी। इट्स इनिशियल कॉस्ट रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट शुड नॉट बी हाई, मतलब इसको जब आप लगाना चाहे, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति भी मान लीजिए उसको बनाना स्टीम बनाना है, ठीक है, यानी बहुत बहुत बड़ा करोड़पति नहीं है, एक मिडिल क्लास भी है, अगर वो चाहता है कि वो से बनाए तो उसकी इनिशियल कॉस्ट ठीक ठाक होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होना चाहिए कि करोड़ों में आप स्टार्ट कर रहे हैं पूरा सेटअप। ठीक, उसके रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस, जब आप बड़ी स्टार्ट कर दिया आपने जो स्टीम जनरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया, लगा दिया, तो अब भाई आप वो चलती है तो उसको मेंटेनेंस की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसके रनिंग कॉस्ट जब वो चल रही है तो ये सब उसकी बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छी स्टीम जो बॉयलर है उसकी विशेषता है आपकी। ठीक, आगे अगर बात करें, इट्स इरेक्शन टाइम शुड बी लेस एंड इट्स पार्ट्स शुड बी इजीली डिसमेंटेनेबल, मतलब इसमें कहा है कि जो उसके इरेक्शन टाइम है, मतलब जैसे वो स्टीम जब बन गई तो उसका जो स्टीम बनने के बाद में जब बाहर ये इरेक्ट होती है, बाहर निकलती है, तो इसका जो टाइमिंग होना चाहिए वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, जल्दी बंद करके सबसे बाहर स्टीम आपको मिलना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि भाई आप पानी गर्म करते जा रहे, बहुत टाइम लग रहा है आपको स्टीम बनने में, करीब 2-3 घंटे बाद स्टीम बन के बाहर निकल रही है ना, तो ये इतना समय इसमें नहीं होना चाहिए कंज्यूम। ठीक, और इसको बोला है कि जो इसके पार्ट्स है, इसके पार्ट्स अगर हम डिसमेंटेनेबल भी अच्छे से हो सके, ये इसकी अच्छी विशेषताएं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड बॉयलर की, तो आगे और कुछ पॉइंट दिए हैं। द बॉयलर शुड हैव पॉजिटिव कंट्रोल एंड सेफ्टी apparatus, मतलब उसकी अगर जो बात करें आप उसको जो भी उसमें पार्ट्स यूज कर रहे हैं, उसके पार्ट्स होना चाहिए, पॉजिटिव कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे बंद करने का प्रयास ही कर रहे हैं, वो बंद ही नहीं हो रहा है, उल्टा लॉक हो जाए, तो इस तरह से कुछ नहीं होना चाहिए। इससे तो बहुत बड़ी आपकी एक दुर्घटना घट सकती है। अगर मान लीजिए आप किसी जहां से स्टीम जनरेट हो रही है वहां से उसको कभी आपको वो जो स्टीम स्टॉप वाल्व है, स्टीम कंट्रोल वाल्व है, वो अगर किसी कारणवश खुला नहीं है, आप उसमें खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जल्दी से खुल जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसे खोलने के प्रयास कर रहे हैं, वो और लॉक हो गया और अंदर ही अंदर कंटिन्यूअस स्टीम बनती जा रही है और हाई प्रेशर जनरेट हो गया और एकदम से ब्लास्ट हो गया। ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी जो apparatus है वो सेफली हम यूज कर सके, ये उसमें विशेषता होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, तो इट शुड हैव अ हाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड बेटर कंबशन एफिशिएंसी, मतलब कि इसमें जो होना चाहिए, अगर हम स्टीम की बात करें तो स्टीम में क्या होता है भाई, आप जब आपके हाथ में अगर कभी भाप लग जाती है तो एकदम जलन देने लगता है ना, तो वो होती है उसमें हाई हीट होती है, तो वो जो हीट है उसमें आपकी हाई हीट इजीली ट्रांसफर होना चाहिए और उसकी कंबशन एफिशिएंसी भी अच्छी होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे आप बॉयलर यूज कर रहे हैं जहां भी आप,
तो बॉयलर के नीचे जो भी आप फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो बॉयलर नीचे जो फ्यूल है वो अगर अच्छी तरीके से कम्बश हो रहा है तो वहां से एक बहुत अच्छी हीट जनरेट होगी। अच्छी से आशय ये है कि अच्छी क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो वहां पे एक अच्छा टेम्परेचर आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो आधा अधूरा आपका जो फ्यूल है वो जला है तो भाई आपकी हीट भी वहां पे जनरेट नहीं होगी। हीट जनरेट नहीं होगी तो ऑब्वियसली कि आपके वहां पे स्टीम भी ढंग से नहीं बन पाएगी। तो ये चीजें होनी चाहिए आपकी जो बॉयलर की एफिशिएंसी, अगर हम अच्छे एक बॉयलर की बात करें तो। आगे देखिए, इट शुड बी एबल टू अकोमोडेट द लोड वेरिएशन, मतलब अलग अलग लोड पे अगर आप उसमें काम करना चाह रहे तो वो भी इसमें एक विशेषता होनी चाहिए। आगे देखिए, इट शुड ऑक्यूपाई लेस फ्लोर स्पेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। आप जो स्टीम बॉयलर का ये जो आपका स्टीम जनरेटर बनाना चाह रहे हैं, एक यूनिट तैयार कर रहे हैं आप जहाँ पे कि आप स्टीम बना सके, तो वो जो बॉयलर की अगर हम बात करें तो बॉयलर को बहुत ज्यादा ऐसा बॉयलर ना हो कि बहुत ज्यादा स्थान घेरे, मतलब कम से कम स्थान घेरे, इस टाइप का आपका बॉयलर होना चाहिए। इट शुड बी ट्रबल फ्री एंड रिक्वायर लेस अटेंशन एंड लेस मेंटेनेंस, मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर आप बॉयलर के पास में बहुत सारे 10-15 व्यक्तियों को खड़ा कर दी, वो अलग अलग उसके पार्ट्स को बस देखते ही जा रहा है, तो इतना ज्यादा उसमें अटेंशन की जरूरत नहीं होना चाहिए, मतलब उतना ज्यादा देखरेख की नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कम से कम व्यक्ति काम करे और अच्छे से अच्छा आपको आउटपुट मिले। तो आप आधे से ज्यादा व्यक्तियों के ऊपर ही खर्च कर देंगे तो फिर इस टीम का खर्चा कहाँ से निकलेगा आपका। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि भाई उसमें लेस मेंटेनेंस भी होना चाहिए, कि कम से कम उसमें मेंटेनेंस लगे और साथ ही साथ उसमें बार बार ध्यान देने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे अगर बोला है, मड शुड नॉट गेट डिपोजिटेड ऑन द हीटिंग सरफेस, shoot or scale should not be deposited on the tubes, मतलब उसमें कहा है कि भाई उसमें स्टीम में एक मुख्य अगर हम देखें तो इसकी ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। आपने देखा होगा कि जब स्टीम में हम यूज करते हैं तो वहां पे उसकी जो वॉल्स है, उसकी जो दीवार है, स्टीम की दीवार, बॉयलर की दीवार अगर हम बात करें तो वहां पर ऐसा कभी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पे मड जम जाए या फिर आपकी स्किल जम जाए। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप घरों में नहाने का पानी कंटिन्यूसली जहाँ गर्म करते हैं तो आप देखिएगा उसकी दीवारों पे, उस बर्तन की दीवारों पे एक तरह की स्केल टाइप की जम जाती है ना, सलाइन स्केल जो होती है आपकी, वो है ना, खारेपन के कारण बोल सकते हैं हम। तो वो जो स्केल जमने से क्या हो जाता है कि जो जितनी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो सिस्टम को, तो वो आधी से ज्यादा हीट वो स्केल ही गर्म होने में लगा देती है, और जब वो स्केल गर्म होगी तब जाकर के अंदर का पानी गर्म होगा। तो इससे क्या होगी कि आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो उतनी सारी वेस्ट चली जाएगी, ठीक है, और जितना आपको जितनी हीट में जितनी स्टीम मिलना चाहिए वो स्टीम ही नहीं मिलेगी। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये चीजें नहीं होना चाहिए आपके जो बॉयलर में है, कि वहां पे स्केल मड वगैरह नहीं जमना चाहिए जल्दी, ठीक है। ऐसी हम उसकी प्रॉपर्टी रखें, उस बॉयलर के वॉल्स ऐसे रखें कि वो अपने ऊपर किसी अन्य चीजों को जमने ना दे, ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉयलर शुड बी एक्सेसिबल फॉर द क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन, मतलब इसके सारे पार्ट्स ऐसे होना चाहिए कि जिस तक की आपकी पहुंच हो, ठीक है, उसे आप अच्छे तरीके से क्लीन कर सके, उसकी देखरेख कर सके, तो सब में आपकी पहुंच होना चाहिए। इतने एकदम कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में होना चाहिए कि आपका वहां पे पहुंच ही नहीं हो, आप जा ही ना पाए वहां पे, किसी को भेज ही ना पाए, तो ये हम इसे समझ सकते हैं। इट शुड कंफर्म टू द इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट्स, मतलब ये जो आपने सारी विशेषताएं देखी, ये सारी विशेषताएं ये जो आपकी इंडियन बॉयलर्स रेगुलेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग की आपको चीजें बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे हमने देखा है सारी प्रॉपर्टी के बारे में, परफॉर्मेंस इवैल्यूएटिंग ऑफ बॉयलर्स, वही बताया कि जो आपकी बॉयलर की एफिशिएंसी के बारे में बताया है, परफॉर्मेंस के बारे में इसमें बात किया है, ठीक है। तो उसमें अभी हम ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं, ये हमने पीछे तो जान ही लिया है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे जैसे देखिए कि अब हमने देखा कि स्टीम के बारे में तो जान लिया, पर स्टीम को कौन से ऐसे फैक्टर है जो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, मतलब जो उसकी जो क्षमता है उसको प्रभावित करते हैं, तो वो पॉइंट्स हम देखेंगे। तो पीरियोडिकल क्लीनिंग ऑफ बॉयलर्स, मतलब इसमें बात किया है कि अगर हम पीरियोडिकली उसमें बॉयलर की क्लीनिंग अगर नहीं करते हैं तो आपकी कुछ हद तक की जो आपकी स्टीम होती है, बॉयलर होती है, बॉयलर की जो इफिशियंसी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि भाई क्लीनिंग नहीं होगी तो उसकी जो दीवारें होती है, अंदर की दीवारें, उसके ऊपर एक स्किल टाइप की जम जाएगी, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब इन दीवारों के ऊपर स्किल जम जाती है, जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो स्किल है वो आधे से ज्यादा हीट तो खुद ही सोख लेता है और तब जाकर वो आगे वाटर को ट्रांसफर करता है, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए।
आगे बोला है पीरियोडिकल शूट ब्लोविंग, यही उसने बात किया है कि उसकी ब्लोविंग करे। प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट प्रोग्राम एंड ब्लो डाउन कंट्रोल, मतलब कि भाई आप जब भी इसके अंदर वाटर फीड कर रहे हैं तो वाटर इस टाइप से ट्रीट किया हुआ वाटर होना चाहिए। मतलब आपने सलाइन वाटर भर दिया, मतलब खारा जल वाला जिसमें बहुत सारे मिनरल्स भरे हुए हो, उस टाइप का वाटर आप यहाँ पे भरेंगे तो ये आपका बॉयलर कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी उसमें इम्प्योरिटीज रहेगी और सब जाकर के आप कहीं नीचे जमेगी, कहीं दीवार में चलेगी, और जमने से होगा क्या कि आपके पूरे बॉयलर की एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, है ना। इसमें और भी बात किया जैसे ड्राफ्ट कंट्रोल होना चाहिए, एक्सेस एयर कंट्रोल होना चाहिए कि अगर भी इसमें अगर आवश्यकता से ज्यादा अगर एयर हो गई, जैसे कि आप जो फ्यूल को कंबस्ट करने के लिए, जलाने के लिए जो एयर दे रहे हैं वो एयर अनावश्यक नहीं होना चाहिए। अगर अनावश्यक ज्यादा अंदर चली भी गई है, क्योंकि वो अनावश्यक ज्यादा एयर हो जाएगी तो आपका फ्यूल कंबशन ही नहीं होगा ठीक से, तो उसे हम बाहर करने की भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आगे अगर बात करा है कि परसेंटेज लोडिंग ऑफ बॉयलर, आगे अगर हम देखें स्टीम जनरेटर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, बॉयलर इंसुलेटर, क्वालिटी ऑफ फ्यूल, ये सारे पॉइंट्स अगर आप देखते हैं तो ये जो आपकी बॉयलर है उसकी एफिशिएंसी को प्रभावित करते हैं। जो क्वालिटी ऑफ फ्यूल है भाई, आप जब यहाँ पे फ्यूल यूज कर रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होना चाहिए, ऐसा फ्यूल नहीं होना चाहिए लो क्वालिटी का, वो कभी जल रहा है कभी जल ही नहीं रहा है, तो ये तो उल्टा आपके बॉयलर को खराब कर देगा और आपको ये घाटे में डाल देगा। तो इस तरीके से आप जब भी इसके अंदर जो फ्यूल यूज कर रहे हैं वो भी एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बॉयलर इंसुलेशन की अगर हम बात करें कि सारी चीजें जो इंसुलेशन की हम यूज कर रहे हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन अगर हम जो ले रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से ले सारी, उसमें मतलब कोई भी चीज वहां पे एकदम से लीकेज होने वाली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर वो कुछ हो गया तो ये काफी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, तो वो सब सावधानियां हमें रखना चाहिए। ठीक है, स्टीम जनरेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, स्टीम जनरेशन में जो हम बॉयलर में जहां पर आप प्रेशर प्रॉपर क्रिएट होना चाहिए, ये बड़ा मस्ट है ना, कि भाई अगर प्रेशर ही प्रॉपर क्रिएट नहीं होगा तो स्टीम कहां से बनेगी। मान लीजिए प्रेशर कहीं से ये लीक है तो अंदर हवा जा रही, तो दबाव अंदर आ रहा है इसका, तो प्रेशर ही क्रिएट नहीं हो पा रहा है। जैसे आप अपने कुकर का घर में जो कुकर यूज करते हैं वहां उसका एग्जांपल ले सकते हैं। अगर उसमें हम खाना बना रहे हैं, वहां पे कहीं किसी जगह से एयर लीक हो रही है तो आपके कुकर में सीटी नहीं आएगी, है ना। लेकिन अगर आपने उसे अच्छे तरीके से बंद किया है तो वो ऑटोमेटिकली अपने समय पर सीटी बन जाएगी और आपका खाना है वो भी पक जाएगा। तो उससे हम चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टीम जनरेटर, स्टीम जनरेटर के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। ठीक है, जो बॉयलर की अगर हम बात करें तो बॉयलर की क्लासिफिकेशन में आप देखिए अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ हॉट वाटर एंड गैसेस, इसके आधार पर किया गया है। अकॉर्डिंग टू द फर्नेस कंडीशन, जो आपकी वात्य भट्टी अगर हम बोले उसकी जो स्थिति है उसके आधार पर बात कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द बॉयलर शेल कंडीशन, जो आपके उसके बॉयलर है किस तरह से रखे हुए हैं, जैसे हमने बॉयलर दिखा था तो बॉयलर को हम कितने तरीकों से रख सकते हैं, उसकी पोजीशन या उसकी कंडीशन के बेसिस पर भी प्रकार होते हैं बॉयलर के। अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, बॉयलर के अनुप्रयोग के आधार पर भी उसके प्रकार होते हैं। अकॉर्डिंग टू द वाटर सर्कुलेशन, मतलब उसमें जब हम वाटर का जो प्रवाह कर रहे हैं, संचरण कर रहे हैं, वो किस तरीके से संचरण कर रहे हैं उसके आधार पर बॉयलर का क्लासिफिकेशन होता है। अकॉर्डिंग टू द स्टीम प्रेशर, स्टीम प्रेशर मतलब स्टीम जैसे उसके अंदर बन रही है तो वो किस टाइप की प्रेशर वाली बन रही है, उसके आधार पर भी आपके बॉयलर का अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। तो जैसे हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ हॉट गैसेस एंड वाटर, कि भाई उसके अंदर जो वाटर फ्लो कर रहे हैं कि हॉट गैसेस फ्लो कर रहे हैं, उसके बाद बेसिस पे अगर हम देखें तो दो तरह के बॉयलर होते हैं आपके, एक होता है आपका वाटर ट्यूब और दूसरा होता है आपका फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, जल संचरण बॉयलर आप कह सकते हैं, और आप दूसरा कह सकते हैं फायर, मतलब जो उसके उसके अग्नि संचरण जो होती है उसकी, है ना, ये हॉट गैसेस होती है। ठीक है, ये फर्नेस की कंडीशन पे बात करें तो इंटरनल कंबशन और एक्सटर्नल कंबशन, मतलब जो उसके अंदर जो भट्टी बनी हुई है ना, जिसमें कि आपका कोई भी फ्यूल जलता है तो वो बॉयलर के अंदर है तो वो कहलाएगा इंटरनल कंबशन इंजन, और अगर वो बाहर है तो वो कहलाता है आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अगर उसके शेप की कंडीशन की अगर बात करें, जो बॉयलर का शेल होता है जो सिलेंड्रिकल शेप में आपने जैसे देखा है, जैसे हम इधर बता दें कि जैसे ये बॉयलर शेल होता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके बेसिस पे हम देखें तो वो किस पोजीशन पे रखा है, वर्टिकल रखा है मतलब खड़ा रखा हुआ है, आड़ा रखा हुआ है, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया था वो एक हॉरिजॉन्टल था, इंक्लाइन भी होता है जो कि थोड़ा तिरछा रखा हुआ होता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे अगर हम बात करें तो एक होता है परमानेंट, मतलब स्थिर वाला होता है जो कि एक ही जगह रहता है, और मोबाइलेबल या मूवेबल मतलब ऐसा बॉयलर जिसको कि आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उस तरह का जो बॉयलर होगा वो आपका मूवेबल होगा, मोबाइल।
अगर सर्कुलेशन, वाटर के सर्कुलेशन की बात करें कि उसमें आप वाटर किस तरह से सर्कुलेट कर रहे हैं, कैसे फीड कर रहे हैं, बॉयलर के अंदर भी वाटर भेजना पड़ेगा ना उसे गर्म करने के लिए। तो नेचुरल सर्कुलेशन हो रहा है मतलब खुद ब खुद हो रहा है, या फिर आपने उसको फोर्स देके एक अलग से मोटर लगा करके उसके अंदर वाटर को फीड कर रहे हैं। तो उसके बेसिस से भी आपके बॉयलर के प्रकार होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टीम प्रेशर। आप लो प्रेशर स्टीम बना रहे हो आप एक मीडियम प्रेशर स्टीम बना रहे हैं या हाई प्रेशर स्टीम बना रहे हैं, उसके आधार पर भी आपके अलग अलग तरीके के बॉयलर होते हैं। तो आज इस तरह से हमने बॉयलर के प्रकार जान लिए कि कितने तरीके के आपके बॉयलर्स होते हैं। ठीक है, आगे के क्लासेस में हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि इन्हीं चीजों को हम आगे लेकर चले कि जो आपके सारे अलग अलग तरीके के बॉयलर है ये कैसे होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, इनकी डिटेल में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करता हूं और आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज आप लिखकर भेजिएगा अगर आपको किसी चीजों में डाउट होगा तो। और साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।